नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। तो तेजी से बदलते युग में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमारी जिंदगी पर ज्यादा हावी होते जा रहे हैं, जो जरूरत भी है और मजबूरी भी। जरूरत इसलिए क्योंकि पलक झपकते ही हम अपने काम को कर सकते हैं, और मजबूरी ये कि जिस काम को करने में एक दिन का समय लगता हो वो चंद सेकंड में संभव है। लेकिन जरूरत और मजबूरी के मझधार में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जीवन का हिस्सा बन गए हैं, जिसका हमारी आंखों, दिमाग के साथ साथ पूरे शरीर पर असर पड़ता है। और इस आधुनिक बीमारी का नाम है स्क्रीन ऑटिज्म। तो वर्चुअल ऑटिज्म इस समय की इतनी गंभीर बीमारी जो कि आपको चुपके से जकड़ रही है, या फिर यूं कहें कि एक तरफ का स्वीट पॉइजन है, जो पहले शौक फिर आदत और उसके बाद लत में तब्दील होकर आपके शरीर पर हावी हो जाता है। हम बात कर रहे हैं रंगीन स्क्रीन की काली दुनिया की, जिससे आपको समय पर निकलना बेहद जरूरी है। सावधान, आज आप देखने वाले हैं रंगीन दुनिया का काला सच। आपके घर, जेब में जो रंगीन दुनिया है, उस रंग तरंग से भरी दुनिया का सच आप जानते हैं? नहीं, तो आज हम आपको बताने वाले हैं उस रंग रंगीन दुनिया की काली हकीकत। मोबाइल फोन यानी जरूरत, सुविधा, लेकिन आपका मोबाइल आपके लिए बम है, टाइम बम, जिसका समय बहुत धीरे धीरे चल रहा है और ये आपके ऊपर बीमारी बनकर फटने वाला है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आजकल कम उम्र से ही बच्चों को मोबाइल फोन और टीवी की लत लग जाती है। लत भी ऐसी कि बच्चे घंटों घंटों मोबाइल पर समय बिता देते हैं, जिसका पहले माता पिता पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाद में बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास रुकने के बाद अस्पताल की दहलीज पर खड़े बच्चों के माता पिता स्क्रीन टाइम कंट्रोल के मामले में हताश दिखाई देते हैं। नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन यानी NCBI के मुताबिक 3% बच्चे वर्चुअल ऑटिज्म बीमारी से जूझ रहे हैं। पहले समझिए कि वर्चुअल ऑटिज्म क्या है। अक्सर 4 से 5 साल के बच्चों में वर्चुअल ऑटिज्म के लक्षण दिखते हैं। मोबाइल फोन, टीवी और कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की लत की वजह से ऐसा होता है। स्मार्टफोन का ज्यादा इस्तेमाल या लैपटॉप, टीवी पर ज्यादा समय बिताने से उनमें बोलने और समाज में दूसरों से बातचीत करने में दिक्कत होने लगती है। इस कंडीशन को ही वर्चुअल ऑटिज्म कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे बच्चों में ऑटिज्म नहीं होता, लेकिन उनमें इसके लक्षण दिखने लगते हैं। वर्चुअल ऑटिज्म का शिकार होने के बाद फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से बच्चे के दिमागी विकास में रुकावट पैदा होती है, जिसका असर शारीरिक विकास पर भी पड़ता है। ज्यादातर मामलों में बच्चों को खाते समय स्क्रीन देखने की इजाजत माता पिता से मिलती है। 6 महीने का था तभी से उसे फोन की आदत लगी हुई है। जब भी वो रोता था मैं फोन सामने रख देती थी गाने चला के, फिर वो एक टक से देखते रहता था, फिर चुप हो जाता था। फिर उसे हमने खाना खिलाने के लिए टीवी पे राइम्स वगैरह चलाना शुरू कर दिया, फिर वो टीवी देख के खाना खा लेता था। अब तो ये बिना स्क्रीन देखे खाना ही नहीं खाता है। मोहित 6 महीने का था तब से उसे मोबाइल फोन की आदत है। वो जब भी रोता उसकी माँ मोबाइल फोन पर गाना लगाकर सामने रख देती। वो एक टक मोबाइल फोन पर देखता, गाना सुनने के बाद खुश हो जाता। ऑटिज्म बीमारी एक है और एक होता है ऑटिज्म जैसे लक्षण, जिसमें ऑटिज्म होता नहीं है लेकिन उसके जैसे लक्षण आ जाते हैं। तो क्या कारण है कि ये संख्या इतनी ज्यादा, इतनी मात्रा में आजकल बढ़ गई है? किसी भी माँ से पूछिए, वो आपको कहेगी जी मोबाइल के देखे बिना तो खाना ही नहीं खाता।
सारी फैमिली बैठती है, टीवी चल रहा होता है, कोई एक मोबाइल में देख रहा होता है, कोई माँ मोबाइल में देख रही होती है, बच्चा भी मोबाइल में देख रहा होता है। बच्चे कॉपी कैट्स होते हैं। कोई भी बच्चा अगर घर में कुछ कर रहा है वो अपने माँ बाप को या बाकी लोगों को देख के सीख रहा है। स्क्रीन टाइम का जो इतना बढ़ना, टीवी के आगे बैठना, मोबाइल का इतना यूज करना, इसका दिमाग पे बहुत विपरीत असर पड़ता है। डॉक्टर कहते हैं कि खाना खिलाने से ही स्क्रीन टाइम की शुरुआत होती है। माता पिता कहते हैं बच्चा बिना स्क्रीन देखे खाना नहीं खाता। वर्चुअल ऑटिज्म या स्क्रीन की बीमारी धीरे धीरे अपनी जड़ों को मजबूत करती है। पहले आप समझिए कि वर्चुअल ऑटिज्म के लक्षण क्या है। हर थोड़ी थोड़ी देर में फोन मांगना, नजर मिलाकर बात ना करना, नाम से बुलाने पर भी अनसुना करना, वीडियो के शब्दों को पूरे दिन गुनगुनाते रहना, बोलने में देरी होना, एक ही काम को बार बार दोहराना, परिवार और रिलेटिव्स को पहचान ना पाना, रंग और आकार को ना समझ पाना। जिन अभिभावकों को वर्चुअल ऑटिज्म बीमारी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, उनके लिए हमने डॉक्टरों के साथ मिलकर एक 5C फॉर्मूला तैयार किया है, जो आपको समझने में मदद करेगा कि आपका बच्चा इस बीमारी से ग्रसित है या नहीं। उसे आप ऐसे समझिए। सवाल नंबर 1, क्या आपको लगातार स्क्रीन देखने की तलब होती है? सवाल नंबर 2, क्या आप जब चाहें स्क्रीन बंद कर सकते हैं? सवाल नंबर 3, क्या आप स्क्रीन और अपनी दिनचर्या में सामंजस्य रख पाते हैं? सवाल नंबर 4, क्या स्क्रीन देखना आपकी बाध्यता बन चुकी है? सवाल नंबर 5, क्या स्क्रीन टाइम से आपके बाकी जरूरी काम प्रभावित हो रहे हैं? ये ना सिर्फ बच्चों के फिजिकल बल्कि मेंटल हेल्थ पर भी बहुत नेगेटिव असर डालता है, जो धीरे धीरे बच्चों में ऑटिज्म के लक्षण दर्शाता है। जैसे कि फोन का ओवर यूज बच्चों के सोशल इंटरेक्शन को कम कर देता है, उनको लोगों से कम्युनिकेट करने में डिफिकल्टीज आने लगती है और बार बार बच्चे एक ही तरह का बिहेवियर रिपीट करने लगते हैं। इसलिए इस परेशानी को वर्चुअल ऑटिज्म भी कहा जाने लगा है, क्योंकि बच्चा मेडिकली तो ऑटिज्म डिसऑर्डर का शिकार नहीं होता, पर इन्वायरमेंट और ओवर फोन यूज करने से वर्चुअल ऑटिज्म की स्थिति बन जाती है। हमारी टीम ने वर्चुअल ऑटिज्म की गंभीर बीमारी को लेकर अलग अलग घरों में विजिट किया, तो हमने एक घर में पाया कि बच्चा स्क्रीन के इस्तेमाल का ऐसा आदी हो गया है कि वे अपने कमरे से भी बाहर नहीं आना चाहता था। सिवाय खाने के बच्चा हर भावनात्मक चीज के लिए स्क्रीन के भरोसे था। इस वजह से बच्चा तो डिप्रेशन का शिकार हुआ ही, माता पिता को भी मानसिक समस्याएं आ गई। उनका पूरा पारिवारिक जीवन खत्म होने की कगार पर पहुंच गया। हमारी टीम ने दिल्ली के नंद नगरी में रंगीन स्क्रीन की काली हकीकत जानने के लिए एक घर में दस्तक दी, तो पाया कि भाई और बहन दोनों मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं। हमने जब बच्चों की मां से बात की तो बताया कि बिना फोन के बच्चे पूरे दिन घर में उद्यम करते हैं। जब उनके हाथ मोबाइल लग जाता है तो आराम से मुझे भी घर का काम करने देते हैं। ये कोई इकलौता मामला नहीं है, यही पैटर्न हमें देश भर के कई मामलों में नजर आ रहा है, जो गंभीर और चिंता का विषय है। टीवी के आगे बैठे, मोबाइल के आगे बैठे, सिर्फ आप देख रहे हो और सुन रहे हो, आपका दिमाग इससे ज्यादा डल हो नहीं सकता है। तो बहुत सारी सेंसरी स्टिमुलस जो है वो नहीं हो पाती। इस वजह से ये इसका बहुत बच्चे के कॉग्निशन पे, उसके सोचने पे, उसके इंटरेक्ट करने पे, उसके सोशल स्किल्स, वो वर्चुअल वर्ल्ड में ही घूम जाता है बच्चा। तो इतने सारे इसके साइड इफेक्ट्स हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का जो रिकमेंडेशन है 18 महीने तक किसी भी बच्चे को स्क्रीन टाइम जो है वो 0 होना चाहिए, ना के बराबर होना चाहिए। उसके बाद भी अगर स्क्रीन टाइम है तो वो 1 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो भी अगर कोई वीडियो कॉल कर रहा है, कोई फैमिली के साथ बात कर रहा है। बच्चे का बच्चे से इंटरेक्ट करना, बाकी लोगों से मिलना जुलना, फैमिली में बैठना, कहानी सुनाना, कहानी सुनना, सारी फैमिली एक साथ बैठ के खाना खा रही हो, एक दूसरे से बात कर रही हो, ये ना सिर्फ बच्चे के दिमाग के लिए बल्कि उसकी पर्सनैलिटी के लिए भी बहुत जरूरी है।
विशेषज्ञों के अनुसार हर 10 घर में से 7 घरों में बच्चे वर्चुअल ऑटिज्म का शिकार होते जा रहे हैं, जिसको लेकर समाज में एक बड़े स्तर पर अभियान शुरू करने की जरूरत है ताकि समय से पहले अभिभावकों को सचेत किया जा सके। NCBI की ये रिसर्च दर्शाती है कि कम उम्र में ही छोटे बच्चे जब 2 से 3 घंटे तक स्क्रीन पर समय बिताते हैं, यानी लंबे समय के लिए फोन का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें फोन की आदत पड़ने लगती है और वो हैबिचुअल हो जाते हैं, जिससे उनमें फोन के अलावा दूसरी चीजों की समझ कम हो सकती है। क्योंकि बच्चे जब फिजिकली एक्टिव होते हैं, अलग अलग फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, तो उनकी बॉडी में न्यूरॉन चैनल्स बहुत अच्छे से काम करते हैं, जो उनके देखने, सुनने और बोलने की एबिलिटी को बढ़ाते हैं। लेकिन अगर बच्चे बहुत ज्यादा टाइम स्क्रीन पर बिताते हैं तो उनके न्यूरॉन चैनल्स का डेवलपमेंट रुक सकता है, बाधित हो सकता है, जिसकी वजह से उनका डेवलपमेंट, उनकी एक्टिविटीज लिमिटेड हो जाती है। देश भर के डॉक्टर, शिक्षक, मनोवैज्ञानिक इस समस्या से निपटने का उपाय 3E फॉर्मूला यानी एंगेज, एंटरटेन, एम्बलाइज बताते हैं। वो आप ग्राफिक्स के माध्यम से ऐसे समझिए। बच्चे को अपने साथ घूमने, खेलने या बातों में शामिल करें। स्क्रीन से तर बच्चे का किस्सों कहानियों से मनोरंजन करें। सोसाइटी में रहने वाले माता पिता साझा देखभाल का तरीका अपना सकते हैं। चटक रंगों के और भी प्रयोग अपने बच्चे को दिखाएं, जैसे पेंटिंग। आप अपना स्क्रीन टाइम कम करें तो इसका सीधा असर बच्चों के स्क्रीन टाइम पर भी पड़ेगा। बच्चे की दिनचर्या में उसका निजी समय भी होना चाहिए। ज्यादा व्यस्तता से तनावग्रस्त बच्चे स्क्रीन को अपना साथी मान लेते हैं। समाज की समस्या और सोशल मीडिया पर रील्स दोनों को एक साथ और एक एक आंख से साथ में देखने का हुनर भी हम सीख चुके हैं। उसे हम गर्व से मल्टीटास्किंग कहते हैं। लेकिन घर में मनोरंजन के अन्य साधनों से अनजान टीवी स्क्रीन के सामने गुमसुम बैठे बच्चे को देखने के लिए शायद तीसरी आंख चाहिए। चाइल्ड साइकोलॉजी एक्सपर्ट कहते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन भी 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 0 स्क्रीन टाइम की बात करती है। इसकी वजह है बच्चे के दिमाग का विकास। जन्म लेते ही बच्चे की 36% मस्तिष्क कोशिकाएं बन चुकी होती हैं। 1 साल की उम्र तक मस्तिष्क कोशिकाओं का 72% निर्माण हो चुका होता है और 2 साल की उम्र तक मस्तिष्क कोशिकाएं 95% तक बन चुकी होती हैं। 2 साल के बाद नए ब्रेन सेल्स ना के बराबर बनते हैं। सिर्फ उनका विकास होता है। ब्रेन सेल बनने की प्रक्रिया में लगातार स्क्रीन देखने से मस्तिष्क कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है, जिसका नतीजा बच्चे को जीवन भर भुगतना पड़ सकता है। 2 से 5 साल की एज में बच्चों का दिमाग का डेवलपमेंट काफी तेजी से होता है और इस उम्र में आउटडोर फिजिकल एक्टिविटीज, माइंड गेम्स, फैमिली मेंबर्स के साथ ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन बच्चों के दिमाग को तेज करने में मदद करता है। बच्चे जितनी ज्यादा एक्टिविटीज करेंगे उनका माइंड उतनी ही तेजी से डेवलप होगा। वहीं जो बच्चे फोन के हैबिचुअल हो जाते हैं, जिनकी फोन की आदत जिन बच्चों को पड़ जाती है, उन्हें अगर थोड़ी देर के लिए फोन ना मिले तो वो बच्चे बहुत ज्यादा इरिटेट होने लगते हैं। हमारी टीम ने अभिभावकों से बात की तो पता चला कि इन परिवारों में 2 साल के बच्चे का औसतन स्क्रीन टाइम 3 घंटे और 2 से 5 साल के बच्चों का औसतन स्क्रीन टाइम 4 से 5 घंटे का है, जो तय मानकों से कहीं ज्यादा और चौंकाने वाला है। कई अभिभावकों का मानना है कि कोविड के बाद हालात बिगड़े हैं। लॉकडाउन के बाद से बच्चों में जो फोन देखने की आदत है वो लगातार बढ़ती जा रही है। पहले तो ये जरूरी था कि मतलब बच्चे घर स्कूल का काम उसमें करते थे, बट अब वो आदत जो है वो लत का रूप लेती जा रही है। बच्चे 4-4, 5-5 घंटे तक लगातार फोन देखते रहते हैं और जिससे कि उनकी आंखों पर असर पड़ता ही है। साथ ही साथ उनका मेंटल लेवल भी कमज़ोर सा होता जा रहा है और बच्चे पढ़ाई पे पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, आउटडोर गेम्स नहीं खेल पाते हैं
जिससे कि ये बड़ी ही गंभीर समस्या है और हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इससे। मार्च 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने संसद में रखे गए आंकड़ों में बताया कि हमारे देश में 24% बच्चे सोने से पहले स्मार्टफोन चेक करते हैं और 37% बच्चे एकाग्रता यानी फोकस करने की क्षमता से जूझ रही है। इससे बचने के लिए बच्चों को ज्यादा से ज्यादा नेचुरल एनवायरनमेंट में अलग अलग एक्टिविटीज करने के लिए प्रोत्साहित करें। और अगर बच्चों में वर्चुअल ऑटिज्म के लक्षण दिखते हैं, जैसे कि बच्चा हर थोड़ी थोड़ी देर में फोन की मांग करता है, या फैमिली मेंबर से बात करने में हिचकिचाता है, या नाम बुलाने पर अनसुना करता है, बोलने में देरी करता हो, या फिर बार बार एक ही एक्टिविटी को रिपीट करता हो। इसके अलावा कुछ बच्चों में कलर्स और शेप्स को आइडेंटिफाई करने की समस्या भी देखी जाती है। इसलिए अगर ऐसे लक्षण दिखाई देते हो तो किसी पेडिट्रिशियन से सलाह जरूर लें और जितना हो सके वर्चुअल ऑटिज्म से अपने बच्चों को बचाएं। बच्चे के साथ खुद भी मोबाइल ना चलाएं। एक दूसरे से या बच्चे से तेज आवाज में बात ना करें। बच्चों की ज्यादा कमियां ना निकालें। बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा ना करें। इस चीज पे रोक लगाना आज बहुत जरूरी हो गया है। आप देखोगे हॉलिडे में लोग जा रहे हैं, सारी फैमिली बैठी हुई और तीन चारों लोग अपने अपने मोबाइल में लेके बैठे हुए, एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं। इसको तोड़ना आवश्यक है और ये शुरुआत मैं समझता हूं माँ बाप से और बड़ों से होगी। बच्चे आपको देख के सीखेंगे। यदि आप हमेशा अपने मोबाइल पे लगे रहेंगे, वो भी लगे रहेंगे। आप पे उतना असर नहीं पड़ेगा जितना आपके बच्चे पे पड़ेगा, उसके सोशल इंटरेक्शन पे। उसके जब भी कोई इस तरह से फीचर्स के साथ बच्चे आते हैं तो हमारा सबसे पहला होता है कि इसको बच्चों के बीच में छोड़ो। जितना स्कूल में जाएगा, जितना इंटरेक्ट करेगा, जितना ग्राउंड में खेलेगा, उतना उसके लिए अच्छा है। उसके बावजूद यदि लक्षण रहते हैं तो उस बच्चे का असेसमेंट जरूरी है। उसमें थेरेपीज होती है, कुछ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, कई तरह की होती है, जो कि जितनी जल्दी अगर हम उसको इंटरवीन करें बच्चे पे उतना अच्छा प्रभाव पड़ता है। बच्चों को वर्चुअल ऑटिज्म से बचाने में सबसे बड़ा रोल पेरेंट्स का होता है। इसके अलावा ऑटिज्म का कोई इलाज नहीं है। हालांकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थेरेपी, स्पीच थेरेपी और स्पेशल एजुकेशन थेरेपी से इसे कुछ हद तक रोका जा सकता है। इससे ज्यादा माता पिता का ज्यादा सजग रहना जरूरी है। तो वहीं राजस्थान के अलवर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक 7वीं कक्षा के लड़के को मोबाइल की ऐसी लत लगी कि वो लगातार मोबाइल पर फ्री फायर और साथ ही पबजी जैसे ऑनलाइन गेम्स खेलने लग गया। उसकी इसी लत ने उसकी तबीयत खराब कर दी है। इसके बाद 14 साल के लड़के का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, जिसकी वजह से अब उसका दिव्यांग संस्थान के हॉस्टल में भर्ती करवाकर इलाज करवाया जा रहा है। फ्री फायर और जैसे गेम्स की लत से लगातार कई हैरान करने वाले मामले सामने आ रहे हैं। वहीं ऑनलाइन गेम से जुड़ा चौंकाने वाला मामला राजस्थान के अलवर से सामने आया है। यहाँ मोबाइल गेम्स की लत के चलते एक बच्चा मानसिक संतुलन खो बैठा है। फायर साइड से मार साइड। रात में सोते हुए 14 साल का एक बच्चा कुछ इसी तरह बड़बड़ाता है। नींद में भी उसके हाथ चलते रहते हैं और उसने खाना पीना भी छोड़ दिया है। बच्चा है 15 साल का, वह अलवर का ही निवासी है। वो पबजी फ्री फायर गेम खेलता था। उसके कारण 4 महीना पहले बिल्कुल स्वस्थ था। 4 महीने से वो पबजी खेल रहा था तो उसका मानसिक संतुलन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है अब। और घर पर वो कभी कहाँ भाग जाता था, घर वालों को चकमा दे के जैसे ही नज़र छुपती थी तो कभी रेवाड़ी कभी बांदूभाई, तो पुलिस छोड़ने आती थी इसको वापस। तो वो बच्चा पबजी गेम के कारण बिल्कुल अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। अलवर शहर में रहने वाले इस बच्चे को मोबाइल की लत थी। वो लगातार मोबाइल पर फ्री फायर और पबजी जैसे ऑनलाइन गेम्स खेलता रहता था, जिससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इस वजह से अब उसका दिव्यांग संस्थान के हॉस्टल में भर्ती करवाकर इलाज करवाया जा रहा है। उसे कई बार मजबूरी में बांध कर रखना पड़ता है, क्योंकि वो बार बार मोबाइल पर
पबजी गेम खेलने के लिए जिद करता है। माता पिता के काम पर जाने के बाद बच्चा घर पर अकेला रहता था और मोबाइल पर लगातार 14 से 15 घंटे तक फायर फ्री खेलता था। तो पूरे ऐसे ये तो जब सर ये पबजी खेलता रहता देखता रहता था, मैं काम धंधे पे चली जाती थी। मैं दोपहर में आती थी, फिर जब मैं इसको डांटती थी तो रख देता था 1 आधा घंटे के लिए। फिर रात को सोता था, जब आँख खुलती थी, जब 3 बजे 12 बजे 2 बजे जब भी उठा के बैठ जाता था ये, है ना। और उससे बाद फिर ऐसे खेलता खेलता फिर बीमार पड़ गया था, उल्टी दस्त तो इसकी आँख फिर गई थी। तो मैंने इसकी इलाज करवाया था, है। फिर आँख तो इसकी सही हो गई, फिर दिमाग का ही ऐसे हो गया है। उड़ी के आसपास ही हुआ 4-5 महीने से बच्चों के साथ खेलता था, पड़ोसी हैं उनके साथ, पुलिस वालों के, वकील साहब के बच्चे से। तो ये उड़ी के बाद होने बाद इसके जैसे आँख फिरने लग गई, तो ये धीरे धीरे फिर ये हाथ पैर हिलाने लग गया। आपने कभी रोका उसे? नहीं रोका, जैसे हम काम पे चले जाते हैं पीछे से ही गेम खेलने लग गया। मोबाइल गेम खेलने के लिए नेट पैक डलवाना पड़ता है? नहीं, हम तो देखो अनपढ़ आदमी है, इस बारे में तो जानते भी नहीं है ना। तो हम तो छोटा फोन भी नहीं जानता, मैं तो खुद ही अनपढ़ आदमी हूँ। परिवार ने सोचा था कि मोबाइल फोन लेने के बाद बच्चा ऑनलाइन क्लासेस लेगा और अपना भविष्य बनाएगा, लेकिन बच्चे ने ऑनलाइन गेम खेलकर अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। हाथ में अगर फोन ना भी हो तो भी बच्चा खाना पीना छोड़कर फायर बड़बड़ाता है और उसके हाथ भी बिल्कुल वैसे ही हिलते डुलते हैं जैसे मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं। तो गंदी बात थी ना वो? अब आपको पता चला गंदा है? तो कितने घंटे खेलते थे? 24 घंटे में से 15 घंटे। 15 घंटे खेलते थे। और घर से क्यों जाते थे? वो पता नहीं। घूमने? कहाँ जाते थे? रेवाड़ी, बांदी कुई। किससे जाते थे? ट्रेन पे। तो मम्मी पापा डांटते नहीं थे? डांटते थे, मारा भी मुझे। मारा भी? लड़के ने बताया कि फ्री फायर गेम में वो सामने वाले को मारता था तो उसे भी मार दिया जाता था। ऐसा लगता है कि मैं गेम हार गया तो दोबारा बदला लेने के लिए गेम खेलता था, लेकिन अब परिजन उसे मोबाइल नहीं देते हैं। परिवार का कहना है कि बच्चा खाने पीने पर पूरा ध्यान नहीं दे पाता था। पढ़ाई तो उसने लगभग छोड़ ही दी थी, उसे रात को नींद नहीं आती थी। इस वजह से देर रात तक गेम खेलता और सोते वक्त भी फायर बड़बड़ाता था। हमने असेसमेंट किया है उसके अनुसार और परिजनों के कहने के हिसाब से बच्चा पबजी और फ्री फायर जैसे घातक गेम का शिकार हुआ है और बच्चे ने वाईफाई कनेक्ट करके पड़ोस से लेकर और बच्चे ने इस गेम का इस्तेमाल किया है और बच्चे ने इस गेम के अंदर हार हासिल की है। और ये गेम ऐसा है कि इसके अंदर अगर किसी भी व्यक्ति की हार होती है तो हार बर्दाश्त नहीं होती है, वो या तो सुसाइड करता है या फिर वो अपने शारीरिक मानसिक संतुलन खो बैठता है। इस बच्चे ने वही किया है, अपना पूरा शारीरिक मानसिक संतुलन खो दिया है। अब उसे आखिरकार दिव्यांग आवास गृह में भेजा गया है, जहां साइकियाट्रिस्ट से उसका इलाज कराया जा रहा है। स्पेशल काउंसलर उसका इलाज कर रहे हैं। फिलहाल उसकी स्थिति में सुधार भी होने लगा है। जनता टीवी के लिए न्यूज डेस्क से बंटी पांचाल की रिपोर्ट। तो रंगीन स्क्रीन की काली सच्चाई ही है, लेकिन अभिभावकों को भी ये सोचना और समझना जरूरी होगा कि वो अपने बच्चों को इसकी सच्चाई से भी अवगत करवाएं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।